Good morning and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam, and once again I am in Lahore. So basically आजकल क्या चल रहा है कि I'm trying कि लाहौर की जितनी भी monuments हैं, जितनी भी historical जगह हैं वो मैं आपको दिखा दूँ maximum जितनी भी हैं। So normally क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जाते हैं उन जगहों पे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, मशहूर हैं, जैसे कि बादशाही मस्जिद हो गई, मीनार पाकिस्तान हो गया और उसके इर्द गिर्द जितनी भी जगह हैं वहाँ पे people do go। बट आज की जो मैंने जगह ढूंढी हैं और जिन जगहों पे एक्चुअली आज मैं जाने वाली हूँ, दिस आर नॉट लाइक द रेगुलर प्लेसेस टू गो। हर कोई वहाँ पे नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं, शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता। सो दो स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पे हम गोना गो टुडे। और पहली लोकेशन जो आज की है दैट इज़ बेसिकली कामरान की बारादरी, और बहुत खूबसूरत जगह है, बट इट्स काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं और शायद बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। सो फर्स्ट बेसिकली आई एम गोना टेक यू ओवर देयर, उसके बाद एक और बड़ी मज़े की जगह वहाँ चलेंगे, लेकिन पहले आई एम गोना टेक यू लाहौर की बारादरी। तो अभी वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के मैं आपको उसकी डिटेल्स बताती हूँ। खास बात उसकी क्या है बेसिकली कि आप रेगुलर रूट के थ्रू नहीं जाते हैं। अच्छा नॉर्मली जैसे यू गाइस नो इट के दरियाए रावी जो है उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है और ऐसे ही बेसिकली बस वो अबैंडन्ड ही पड़ा हुआ है, बट इट्स लाइक उसमें पानी है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली आप कश्ती में बैठ के उसको क्रॉस करते हैं और फिर बारादरी तक पहुँचते हैं। तो ये भी एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस होने वाला है। इट्स काइंड ऑफ अ वेरी मिनी एडवेंचर टूवर्ड्स बारादरी। तो बस सबसे पहले भी बारादरी चलते हैं और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी दूसरी खास जगह पे। लेट्स गो। जब मैं कामरान की बारादरी के लिए रिसर्च करी थी तो आई केम टू नो कि आप डायरेक्टली किसी भी रास्ते के थ्रू वहाँ पर नहीं जा सकते, यानी कि आपको बोट लेनी पड़ती है। तो आपको पहले अपनी गाड़ी या बाइक जो है जिस पे भी आप आ रहे हैं आपको पार्क करनी पड़ती है, फिर यू टेक द बोट एंड गो देयर। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मेरे ख्याल से रावी में ना अभी पानी नहीं होगा, बट आई एम जस्ट अमेज्ड टू सी कि रावी में इतना पानी मौजूद है कि हम कश्ती में बैठ के दूसरे किनारे तक बारादरी तक जा सकते हैं। तो अभी कश्ती में बैठते हैं और बारादरी तक पहुँचते हैं। लाहौर का नाम लें तो रावी और रावी का जिक्र करें तो लाहौर जहन में आता है। दोनों लाजिम व मलजूम एक दूसरे के साथ सदियों से चल रहे हैं। कामरान की बारादरी पर पहुंचने के लिए हमें रावी से गुजर के जाना पड़ता है। कामरान की बारादरी पर आना बिल्कुल एक मिनी एडवेंचर के जैसे है। पहले आप शहर की रशज़दा सड़कों से गुजरकर रावी के पुल की जानिब उतरते हैं, फिर आप टिकट लेकर कश्ती में बैठते हैं। कश्ती रावी के बचे कुचे पानी पर बल खाती डोलती चलती है। यहाँ से रावी के पुल का बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, जहाँ से ट्रैफिक गुजर रही होती है। कश्ती से उतर के तकरीबन 15 से 20 फुट चढ़ाई चढ़ने के बाद ये कच्चा रास्ता आ जाता है जो कि दरख्तों से घिरा हुआ है, और इसके जो बाईं जानिब है वो आपको दरिया रावी मिलता है और उसकी दाएं जानिब बारादरी नज़र आती है। और ये रास्ता जो है
वॉक के लिए भी बड़ा खूबसूरत से बना हुआ है, थोड़ी सी बस हाइक करके जानी पड़ती है। और ऊपर से आज लाहौर का मौसम भी बहुत खूबसूरत है, हवा चल रही है, साथ साथ बादल भी बने हुए हैं। सो ऑब्वियसली एक तो हिस्टोरिकली भी आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस प्लेस, और उसके साथ साथ अगर एज अ पिकनिक पॉइंट के तौर पे इस जगह की बात करें ना, तो वो आई एम फीलिंग लाइक इट्स अ प्लेस टू स्टे फॉर अ वाइल, जहाँ पे यू कुड हैव अ पिकनिक एंड सम टाइम टू एंजॉय। तो अभी ऊपर चलते हैं और चल के बारादरी को करीब से देखते हैं। कामरान की बारादरी में मौजूद हूँ और इसको बारादरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 12 दरवाजे हैं, और इसको कामरान की बारादरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कामरान मिर्ज़ा ने 1540 में तामीर कराया, जो कि पहले मुग़ल बादशाह बाबर के बेटे थे और दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं के भाई थे। कामरान की बारादरी लाहौर में मौसम गर्मा के लिए बनाए जाने वाली एक बारादरी है। बारादरी एक ऐसी इमारत है जिसके 12 दरिया दरवाजे होते हैं ताकि आज़ाद हवा का बहाव मुमकिन हो सके। सदियों बाद भी ये बारादरी देखने वालों को हैरान कर देती है, और ये बारादरी वसीओ अरीज़ बाग का हिस्सा है, और इस बाग में शेरो सुखन की कई महफिलें और ज़ियाफ़तें मुनक्कद होती थीं। कहा जाता है कि मुगलिया दौर की लाहौर में जितनी भी इमारतें मौजूद हैं, जो बारादरी है, कामरान की बारादरी, ये सबसे पुरानी इमारत और सबसे पहली इमारत है जो कि तामीर की गई। अच्छा, जिस दौर में इसको तामीर किया गया तब जो दरिया रावी था तकरीबन कई 100 मीटर दूर इससे बहता था, लेकिन क्या होता है कि वक्त के साथ साथ दरिया जो है अपना रुख बदलता रहता है, और करते कराते दरिया रावी जो है बिल्कुल जो कामरान की बारादरी है उसके करीब अब मौजूद है। तो बिल्कुल साथ ही ये जो दरिया रावी है वो लगता है इसी को हम क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, जिस दौर में इसको तामीर कराया गया उस दौर में ऐसा कहा जाता है कि जो लाहौर किला था उसकी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं थी, तो इसकी वजह से कामरान ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से बाग के बीचों बीच में एक आलीशान महल तामीर करा लिया, और इसी वजह से इसको कामरान की बारादरी कहा जाता है। मुगलिया दौर में इस बारादरी को रॉयल मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसके बाद फिर ब्रिटिश एरा आ गया, और ब्रिटिश एरा में इस बिल्डिंग को टोल हाउस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ से जितनी भी कश्तियाँ गुजरती थी उनसे टोल टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता था। उसके बाद और भी बहुत सारे बादशाह आए, और उन बादशाहों ने इस जगह को बेसिकली राहत कदा के तौर पर इस्तेमाल किया, और उसके बाद क्या हुआ कि इस पर कोई काम नहीं किया गया किसी तरह का भी, और इसकी जो अभी की हालत है वो आपके सामने है। इस वक्त कामरान की बारादरी अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, और अभी आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है जिस सिचुएशन में काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है, और उसके डैमेज होने की मेजर वजह जो है दीज आर एक्चुअली द फ्लड्स, और ख़ास तौर पे जो 1850 में फ्लड्स आए उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज है, और उसके बाद
1958 में जो फ्लड आया उसकी वजह से भी बिल्डिंग काफी हद तक डैमेज हुई है। एक तो वैसी इमारत अपनी असली हालत में मौजूद नहीं, और जो रही सही कसर है वो लोगों ने पूरी कर दी है। कोई भी ऐसी दीवार नहीं जो आपको साफ सुथरी या खाली मिले। एग्जाम्पल के तौर पे पीछे देखें कि यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, और ये वाहिद दीवार नहीं है बल्कि इस पूरी की पूरी बारादरी पे हर दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा मिलता है। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि लोग अपने कल्चरल हेरिटेज को किस तरह से ख़राब कर रहे हैं, और देख के बड़ा दुख भी होता है। तो काइंडली प्लीज़ जब भी आप किसी हिस्टोरिकल जगह पे, वैसे तो कहीं पे भी लिखना जो है वो गलत चीज़ है, लेकिन ख़ास तौर पे जब भी आप किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या हिस्टोरिकल जगह पे जाएं तो इस तरह की हरकतें मत किया करें, क्योंकि बेसिकली यही हमारा एहसास है। मैं इस वक्त बारादरी के बाग में मौजूद हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ख़ास बात इसकी ये है कि बहुत ही पीसफुल, पुरसुकून और साइलेंट प्लेस है, और चूँकि थोड़ा सा हट के जगह तो बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आते, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं पिकनिक के लिए स्पेसिफिकली। बट मैं यहाँ से जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे आपको लेके जाना है एक और बड़ी ख़ास जगह पे, तो मैं आपको लेके जाऊँगी उस जगह पे आफ्टर द ब्रेक, और उस जगह के बारे में मैं आपको ब्रेक के बाद ही बताऊँगी। लाहौर के सरहदी इलाके अपने अंदर बहुत से तारीखी आसार व बाक़ियात समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक हवेली सरदार जवाला सिंह संधू पढ़ाना भी है। ये हवेली लगभग 5 एकड़ रकबे पर बनी हुई है और अपने तर्ज़ तामीर की वजह से मुनफरिद मुकाम रखती है। लाहौर के सरहदी इलाके अपने अंदर बहुत से तारीखी आसार व बाक़ियात समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक हवेली सरदार जवाला सिंह संधू पढ़ाना भी है। ये हवेली लगभग 5 एकड़ रकबे पर बनी हुई है और अपने तर्ज़ तामीर की वजह से मुनफरिद मुकाम रखती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अभी मैं लेके जा रही हूँ आपको एक और बड़ी मज़े की जगह पे, विच इज़ एक्चुअली एन ओल्ड हेरिटेज, और सिख दौर से उस हेरिटेज का ताल्लुक है। बेसिकली आई एम गोइंग टू टेक यू टू एन इम्पॉर्टेंट हवेली जो कि लाहौर में नहीं है, लाहौर से दूर है, और कह लें कि कोई तकरीबन लाहौर से कोई घंटा ही लग जाता है। जैसे अगर अभी मैं चली थी उधर से निकली हूँ ना बारादरी से, तो बारादरी से इसका डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 40 से 41 किलोमीटर बिल्कुल एंड तक बनता है। तो मेरा ख्याल से मेरा 1 किलोमीटर रह गया, तो 40 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस कवर अप किया, और तकरीबन अभी तक जो टाइम है ना वो 1 घंटा लग गया। तो ऑलमोस्ट आप अगर इमेजिन करें लाहौर से अगर आप आना तो आपको 1 घंटा लग जाता है हवेली पहुँचने तक। अच्छा, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हवेली नाउ। सो बेसिकली जो हवेली है उसका नाम है सरदार जवाला सिंह संधू, और बड़ी खूबसूरत हवेली है। इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत रिच उसका हेरिटेज है। सो आई एम गोना टेक यू ओवर देयर, और वहाँ पे जाके आई एम गोना टेल यू अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द हिस्ट्री, कि किसने बनाई, कब बनी, क्या उसकी खासियत है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको सारी उसकी चल के डिटेल्स बताऊँगी। अच्छा, एक और ख़ासियत क्या है उस हवेली की, उस हवेली की खासियत ये है कि उसकी लोकेशन बहुत मज़े की है। बेसिकली वो इंडिया का जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल करीब है। अच्छा, जो गांव जहाँ पे मौजूद है, बेसिकली अभी जहाँ मैं जा रही हूँ वो एक गांव है जहाँ जिसके अंदर कह लेंगे हवेली मौजूद है। वो जो गांव है उसका नाम है पढ़ाना, और उसको हेर भी कहते हैं।
हेर आई गेस जो लोकल लोग हैं वहाँ के वो उसको हेर भी बुलाते हैं गाँव को, और पठाना उसका जो दूसरा नाम है। सो दैट्स द विलेज वेयर आई एम गोइंग। और वो जो विलेज है वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर को लगने वाला है वो आखिरी विलेज है। उसके बाद जो है आपको कोई जगह, कोई गांव, कुछ भी नज़र नहीं आता। उसके बाद डायरेक्टली इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद इंडिया के जो कह लें देहात है और उनकी ज़मीनें वो शुरू हो जाती हैं। और वहाँ से इनफैक्ट जो इंडिया है वो क्लियरली नज़र आता है। और वहाँ पे जो पहला गाँव लगता है दैट इज़ एक्चुअली नौशहरा, जो इंडिया का पहला गाँव उस तरफ से लग रहा होता है। So I'm gonna take you over there. I'm getting more excited for that because actually मैं जा रही हूँ इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब, और इस गांव की बहुत सारी खासियत है। जिस तरह से जैसे कि पार्टीशन से पहले यानी कि 1947 से पहले यहाँ पे बहुत सारे हिंदू भी रहा करते थे, बहुत सारे सिख जो है, सिख कम्युनिटी भी यहाँ पे रहा करती थी, जो कि अभी भी है यहाँ पे मौजूद है। सिख कम्युनिटी आपको शायद देखने को बहुत सारे सिख भी यहाँ पे मिले। मैं तो खैर डायरेक्टली हवेली में ही जाऊँगी। सो उस टाइम पे वो रहा करते थे पार्टीशन के टाइम पे, लेकिन फिर जब पार्टीशन हुई तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे हिंदू जो हैं वो यहाँ से मूव करके उधर चले गए इंडिया में। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट द हिस्ट्री एज वेल। सो अभी बस वहाँ पे चलते हैं और वहाँ चल के जो हवेली है उसको एक्सप्लोर करते हैं। मेरी दुआ है कि हवेली हमें सही हालत में मिले, क्योंकि मैंने सुना है कि अभी उस तरह से मौजूद नहीं अपनी हालत में, और लोग उसको अपने ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। अबैंडन्ड वैसे वो नहीं पड़ी है, खाली नहीं पड़ी है, चलो ये अच्छी बात है। बट उसके साथ साथ उसको शायद अपने जो है गाय भैंस से जो है उनके इस्तेमाल के लिए वहाँ पे उन्होंने उसको एक वाड़ा सा बनाया हुआ है, हवेली सा, जो गाय भैंसों की एक्चुअली हवेली होती है ना, उस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है। सो लेट्स सी हमें वहाँ पे जाके किस तरह का व्यू मिलता है। बट एक्चुअली हिस्टोरिकली हवेली बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बस अभी चल के उसको देखते हैं। अमृतसर और लाहौर के दरमियान वाक़े पढ़ाना बहुत बड़ा तजारती मरकज़ भी था। सरदार जवाला सिंह संधू का ताल्लुक संधू जट ख़ानदान से था। ये ख़ानदान पंजाब का कदीम तरीन सिख ख़ानदान है। रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत से लेकर 18वीं, 19वीं और इब्तदाई 20वीं सदी की तकसीम हिंद तक पढ़ाना का ये सरदार ख़ानदान इंतहाई असर व सूख का मालिक था। तकसीम के वक्त ये ख़ानदान 2 हिस्सों में बंट गया। पाकिस्तान में रह जाने वाले बकिया ख़ानदान ने इस हवेली को संभाला। आज भी यह हवेली पढ़ाना की सबसे ऊंची इमारत है। मैं इस वक्त सरदार ज्वाला सिंह संधू की हवेली में मौजूद हूँ। आपने शायद ये नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये जो हवेली है ये सदियों पुरानी है। इट्स एन ओल्ड आर्किटेक्चर, तकरीबन कह लें कि 300 साल पुरानी हवेली है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनाई गई थी। और इसका जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। अगर मैं जनरली बताऊँ, चूँकि मैं डायरेक्टली बारादरी से आ रही हूँ, तो वहाँ से तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुछ से 40 to 41 किलोमीटर्स बनता है। और एक गांव आता है, गांव क्रॉस करके उसके बिल्कुल बीचों बीच आपको हवेली मिलती है। तो अभी मैं आगे चलती हूँ और आगे चल के इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है और डिटेल से इसकी हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको साथ में बताती हूँ। महाराजा रंजीत सिंह थे, उनकी बेगम थी रानी जिंद कौर। उनकी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी हुई थी सरदार जी से। सो इस तरह से महाराजा रंजीत सिंह और जो सरदार थे उनका आपस में एक रिलेशन भी था, ताल्लुक भी था। और वो जो सिख आर्मी थी उसके कमांडर भी थे। आई एम गोइंग टूवर्ड्स बेसमेंट, और ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे बेसमेंट तक लेके जाती हैं। और थोड़ा सा ये डरावना भी लग रहा है, बट आई होप इट इज़ नॉट। लेकिन नीचे चल के एक्चुअली देखते हैं कि मज़ीद क्या है। अभी तो जस्ट लाइक स्टेयर्स गोइंग डाउन।
अभी जो जनरेशन इस हवेली को संभाल रही है दैट इज़ एक्चुअली 8th जनरेशन ऑफ सरदार जवाला सिंह संधू। और क्या हुआ था कि जो कि 4th जनरेशन थी उसमें उनके एक सरदार थे जो कि बेसिकली आगे अपनी पीढ़ी को लेकर चल रहे थे। उन्होंने अपना जो मज़हब है वो बदल दिया था। बेसिकली दे वर सिख, लेकिन उन्होंने अपना मज़हब बदल दिया और वो मुसलमान हो गए। और उनका नाम था चरण सिंह, लेकिन फिर उन्होंने अपना नाम चरण सिंह से बदल के सरदार नसरुल्ला सिंधु रख लिया था। इस हवेली को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया उनको नानकशी ईंटें कहते हैं। और आप देख भी सकते हैं बेसिकली इनका साइज़ छोटा होता है और उसके अलावा इसकी जो फिलिंग है वो मड सीमेंट से की गई है, विच इज़ काइंड ऑफ अ मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है, बेसिकली इसमें दालें इस्तेमाल की गई हैं, दाल माश का इस्तेमाल किया गया है, दाल मूंग का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ साथ चारपाइयाँ जिस बांध से बनाई जाती हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया। और आप ये देखेंगे 300 साल से ज़्यादा हो गए इस हवेली को, लेकिन स्टिल दे आर लाइक इन देयर ओन स्ट्रक्चर अभी भी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनमें जो सीमेंट इस्तेमाल किया गया दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो दालें और इसके अलावा जो बांध वगैरह इस्तेमाल किया गया उसकी वजह से दीवारें जो हैं अभी तक मजबूत हैं। मैंने आपको पूरी हवेली दिखा दी, हवेली का टॉप जो है वो भी दिखा दिया। इट्स टाइम टू शो यू द बेसमेंट। और ये बेसमेंट का दरवाज़ा है और मुझे कुछ यहाँ से सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के इसका स्ट्रक्चर कैसे है वो आपको दिखाती हूँ और उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स बेसमेंट और ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे बेसमेंट तक लेके जाती हैं और थोड़ा सा ये डरावना भी लग रहा है बट आई होप इट इज़ नॉट। लेकिन नीचे चल के एक्चुअली देखते हैं कि मज़ीद क्या है। अभी तो जस्ट लाइक स्टेयर्स गोइंग डाउन। आई एम इन टू द बेसमेंट राइट नाउ। और ये जो बेसमेंट थी बेसिकली उस दौर में एज ए लिविंग रूम इस्तेमाल होती थी। जैसे जब गर्मियाँ हो जाती थी तो क्या होता था कि फैमिलीज जो थी वो नीचे शिफ्ट हो जाती थी। क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपको पास से चमगादड़ गई नजर आई बिकॉज यहाँ पे देयर लॉट ऑफ एक्चुअली बैड्स ओवर है। अच्छा खैर, सो बेसिकली क्या होता था कि जब गर्मियाँ होती थी तो फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाती थी। और अभी जैसे अभी यहाँ पे खड़ी हूँ तो मौसम बाहर गर्म है लेकिन अंदर मुझे ठंड महसूस हो रही है। और इसी तरह से क्या होता था कि जब सर्दियाँ होती थी, सर्दियों में जो निचला एरिया होता था वो गर्म हो जाता था और नीचे वेंटिलेशन के लिए भी कुछ एरिया बना हुआ है। gonna try to show you guys that as well। मैं कोशिश करूँगी आपको वो भी दिखाऊँ। वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे एरिया बना हुआ है, उसके साथ साथ जो सूरज की रोशनी है वो भी डायरेक्टली आए उसके लिए भी वहाँ पे प्रॉपर जो है एरिया बना हुआ है ताकि आसानी से नीचे रहा भी जा सके। और उसके साथ साथ कुआँ भी होता था। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि नहीं, बट दिस समथिंग दैट आई हैव हर्ड कि यहाँ पे कुआँ भी होता था पानी के इस्तेमाल के लिए भी। सो दिस इज़ अबाउट द बेसमेंट। लेकिन यहाँ पे लिविंग रूम्स के साथ साथ सुरंगें भी मौजूद हैं। एक सुरंग जो है वो शालीमार बाग में जाती है लाहौर में, और जो दूसरी सुरंग है वो अमृतसर में जाती है गोल्डन टेम्पल में। और इन सुरंगों को इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए या फिर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिस हो जाती थी तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। सो अभी आई एम क्वाइट फीलिंग क्लास्ट्रोफोबिक, तो ज़्यादा अंदर नहीं रुकते, बाहर चलते हैं।
वॉज हवेली सरदार जवाला सिंह संधू जो कि मैंने आपको दिखाई, एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल हवेली और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। कुछ हद तक प्रिजर्व भी है लेकिन कुछ हद तक जो है वो डैमेज भी हो चुका है। इनफैक्ट आई वुड से इट हैज़ बीन डैमेज्ड मोर। उसकी रीज़न ये है कि 1965 और 1971 की जंग में इसको अच्छा खासा जो है वो नुकसान हुआ था और ये अपनी असली हालत में नहीं रह सकती थी। बट अलॉन्ग विद दैट इट वाज अ फन डे ओवर हेयर। और मज़े की बात ये थी चूँकि इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है और इतना करीब आना एंड टू फील दैट थिंग वाज अ डिफरेंट थिंग विच आई फेल्ट टुडे हेयर एट दिस प्लेस। और उसके साथ साथ हम लोग कामरान की बारादरी भी गए, वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह थी। आई hope you guys gonna visit that as well. Till then मुझे दीजिए इजाज़त because I'm gonna take you to another place inshallah in another program. तब तक के लिए take care of yourself, keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Rafia Aslam. Allah Hafiz.